नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCA सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट CEVMT हिंदी BCOLA 138 व्यावसायिक संप्रेषण खंड -1 व्यावसायिक संप्रेषण के आधारभूत सिद्धांत। इकाई 1 संप्रेषण एक परिचय। इकाई 1 संप्रेषण एक परिचय 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप संप्रेषण क्या है स्पष्ट कर पाएंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया समझ पाएंगे, संप्रेषण में अवरोध बता पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार संप्रेषण अवरोध दूर किए जा सकते हैं और प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन कर पाएंगे। 1.1 प्रस्तावना। वैश्वीकरण के इस युग में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अस्तित्व और उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली संप्रेषण प्रणाली कितनी तीव्र और सक्षम है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक संगठन आंतरिक तथा बाह्य सूचना के आदान प्रदान के लिए एक सक्षम संप्रेषण नेटवर्क स्थापित करता है। आंतरिक नेटवर्क संगठन में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के लिए आवश्यक है, जिसकी सहायता से संगठन में प्रभावी समन्वय संभव हो पाता है। दूसरी ओर बाह्य संप्रेषण नेटवर्क की सहायता से खरीद और सप्लाई तीव्र गति से हो पाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कागज आधारित संप्रेषण भेजने का स्थान इंटरनेट आधारित संप्रेषण भेजने के तरीकों ने ले लिया है। परंतु संप्रेषण में कुछ अवरोध भी हो सकते हैं, जिसका कारण व्यक्तिगत, पर्यावरण, संगठनीय अथवा भौतिक हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि इन अवरोधों को दूर किया जाए। संप्रेषण भेजते समय प्रेषक को प्रभावी संप्रेषण के 10 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि संप्रेषण क्या है और यह किस प्रकार संपन्न होता है। आप संप्रेषण में विभिन्न अवरोधों और उनको दूर करने के विषय में भी जानेंगे। आप प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। 1.2 संप्रेषण क्या है? सुझावों और भावनाओं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश संप्रेषण को इस प्रकार परिभाषित करता है: बोलकर, लिखकर अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा सूचना भेजना अथवा आदान प्रदान करना, को सफलतापूर्वक भेजना अथवा आदान प्रदान करना। हेरल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देकर आसानी से वर्णित किया जा सकता है। कौन, क्या कहा, किस चैनल के माध्यम से, किसको, किस प्रभाव के कारण। संप्रेषण में 2 अथवा अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं जो एक दूसरे से आमने सामने मीटिंग में अथवा मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हैं और विचारों, सुझावों अथवा योजनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना संप्रेषण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब ऐसी कई मीडिया तकनीक उपलब्ध हैं जो पुरानी विधियों जैसे पत्र लेखन अथवा पारंपरिक टेलीफोन पर बातचीत की अपेक्षा कई गुना तीव्र और प्रभावी हैं। अब लोग सूचना संप्रेषण के लिए स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी संप्रेषण चैनल इंटरनेट पर आधारित हैं। परंपरागत पत्र लेखन का स्थान अब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल ने ले लिया है, क्योंकि यह न केवल अपेक्षाकृत अत्यधिक तीव्र है अपितु इसके साथ अन्य दस्तावेज भी अटैचमेंट के रूप में भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वही सूचना तथा दस्तावेज कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने की दशा में ईमेल की प्रतिलिपि CC पर माउस द्वारा क्लिक पर भेजी जा सकती है। प्रेषक कौन है का अर्थ है कि वो व्यक्ति अथवा पार्टी जिससे सूचना प्रारंभ होती है। विभिन्न अवस्थाओं में प्रेषक की स्थिति भिन्न हो सकती है। संप्रेषण के प्रकार के आधार पर, अर्थात वह आंतरिक है अथवा बाह्य है, प्रेषक भिन्न हो सकता है, जैसा 1.1 चित्र में दर्शाया गया है। आंतरिक संप्रेषण उच्च अधिकारी, निदेशक, मैनेजर, सह कर्मचारी, ग्रुप लीडर, अधीनस्थ कर्मचारी। बाह्य संप्रेषण पूर्तिकर्ता, विक्रेता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक, सरकार, जनता। इस प्रकार संप्रेषण प्रेषक से प्रारंभ होता है। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में आंतरिक संप्रेषण निदेशक अथवा मैनेजर अथवा ग्रुप लीडर से प्रारंभ हो सकता है।
ये पद अनुक्रम के निचले स्तर जैसे सहकर्मी अथवा अधीनस्थ कर्मचारी से भी प्रारंभ हो सकता है, जो किसी सूचना अथवा स्पष्टीकरण अथवा किसी शिकायत के निवारण हेतु उच्च अधिकारी को संप्रेषण भेज सकता है। बाह्य संप्रेषण के संदर्भ में प्रेषक कोई पूर्तिकर्ता, विक्रेता हो सकता है जो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर चाहता हो। वो कोई ग्राहक अथवा खुदरा व्यापारी हो सकता है जो खरीदे गए उत्पादित माल के बारे में शिकायत भेजना चाहता है। प्रेषक किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी भी हो सकता है जो उत्पादन, सप्लाई, टैक्स आदि के बारे में जानकारी चाहता हो। इसी प्रकार संगठन के जनसंपर्क विभाग का कर्मचारी भी हो सकता है जो सरकारी विभाग से नए नियमों के विषय में जानकारी चाहता हो। विभाग से नए नियमों के विषय में जानकारी चाहता। संप्रेषण की दिशा के आधार पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता की स्थितियां आपस में परिवर्तित हो सकती हैं। 1.3 संप्रेषण का महत्व। वैश्वीकरण के इस युग में किसी व्यावसायिक संगठन की सफलता में प्रभावी संप्रेषण नेटवर्क की एक अहम भूमिका होती है। प्रभावी संप्रेषण प्रणाली संगठन में न केवल कर्मचारियों में पूर्ण समन्वय स्थापित करने में मदद करती है, अपितु वह ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने, उनके ऑर्डर प्राप्त करने और उनको शीघ्रतापूर्वक पूरा करने में भी सहायता करती है। संप्रेषण नेटवर्क के माध्यम से कंपनी अपने उत्पादों का विज्ञापन अधिक शीघ्रतापूर्वक करती है, नए बाजारों को तेजी से चिन्हित कर संभावित खरीदारों से आगे बढ़कर संपर्क करती है और इस प्रकार अपनी कुल बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी करती है। इस परिदृश्य में कंपनी के कर्मचारी भी प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि बढ़े हुए लाभ का कुछ भाग उनको भी बोनस अथवा भत्तों के रूप में प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार एक अच्छी संप्रेषण प्रणाली सभी को उत्साहित करने का कार्य करती है। नियोजक जिनके पास संप्रेषण का अच्छा नेटवर्क होता है, अपने कर्मचारियों को अपने निर्देश और मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। इसके कारण कर्मचारियों में स्फूर्ति बनी रहती है और वे संगठन को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं देने के लिए प्रेरित होते हैं। समय के साथ वे संगठन के लिए बहुमूल्य धरोहर बन जाते हैं। प्रभावी संप्रेषण तंत्र का महत्व वर्तमान कोविड-19 महामारी के समय और भी स्पष्ट हो गया, जब अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से कार्य करने के निर्देश दिए। किसी संगठन में एक प्रभावी संप्रेषण नेटवर्क निम्नलिखित 5 प्रकार से अपना योगदान देता है। प्रभावी टीम का निर्माण है जब किसी टीम के सदस्य प्रभावी रूप से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में सफल होते हैं। उनमें आपसी विश्वास पैदा होता है, जिसके कारण एक प्रभावी टीम का निर्माण होता है। प्रत्येक को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त है। प्रभावी संप्रेषण तंत्र होने की दशा में टीम का प्रत्येक सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकता है और सुझाव दे सकता है। इसके कारण आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और संगठन का एक अंग होने की भावना होती है। नवरचना का उत्पन्न होना। विचारों और सुझावों के मुक्त आदान प्रदान के फलस्वरूप नवरचना और नई रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त होता है। तीव्र सुधारात्मक कार्यवाही। प्रभावी संप्रेषण नेटवर्क की सहायता से संगठन में कहीं भी किसी भी स्तर पर कमी को ज्ञात किया जा सकता है और उसको ठीक करने की कार्यवाही तीव्र गति से की जा सकती है। इसके कारण संगठन का विकास होता है। उत्तम समन्वय। ऊपर वर्णित 4 कारकों का सम्मिलित प्रभाव ये होता है कि प्रबंधन से लेकर निचले स्तर तक पूर्ण समन्वय रहता है। वे सभी पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करते हैं और आने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाकर संगठन के हित में कार्य करते हैं। 1.4 संप्रेषण की प्रक्रिया। आपने अब तक संप्रेषण के सिद्धांत और महत्व के विषय में पढ़ा। अब हम संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन संप्रेषक? क्या कहता है? संदेश किस चैनल में? माध्यम किसको प्राप्त करता? क्या प्रभाव? प्रतिक्रिया। यदि हम प्रत्येक बॉक्स में लिखे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करें तो संप्रेषण प्रक्रिया का संपूर्ण चक्र सामने आ जाता है। कौन संप्रेषण भेजता है? ये प्रेषक है। क्या कहता है? ये संदेश है। किस चैनल से यह माध्यम है? संदेश किसको भेजा जाता है? ये प्राप्तकर्ता है। उसका क्या प्रभाव है? ये प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया अथवा उसका उत्तर है। अब हम प्रत्येक पद के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रेषक।
प्रेषक वो व्यक्ति अथवा पार्टी है जहां से संदेश प्रारंभ होता है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रेषक का पद भिन्न हो सकता है। संप्रेषण के प्रकार के आधार पर, अर्थात वो आंतरिक संप्रेषण है अथवा बाह्य, प्रेषक भिन्न हो सकता है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अतः संप्रेषण प्रेषक से प्रारंभ होता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में आंतरिक संप्रेषण निदेशक अथवा मैनेजर अथवा ग्रुप लीडर से प्रारंभ हो सकता है। ये पद क्रम के निचले स्तर जैसे सहकर्मी अथवा अधीनस्थ कर्मचारी से भी प्रारंभ हो सकता है, जो कोई सूचना चाहता है अथवा स्पष्टीकरण चाहता है या फिर अपनी शिकायत का निवारण। बाह्य संप्रेषण के संदर्भ में प्रेषक कोई पूर्तिकर्ता अथवा विक्रेता हो सकता है जो कच्चे माल की सप्लाई के लिए ऑर्डर चाहता हो। वो एक ग्राहक अथवा खुदरा विक्रेता हो सकता है जो किसी उत्पाद के विषय में शिकायत भेजना चाहता हो। प्रेषक सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी भी हो सकता है जो उत्पादन, सप्लाई टैक्स रिटर्न आदि के विषय में सूचना चाहता हो। इसी प्रकार प्रेषक संगठन के जनसंपर्क विभाग का व्यक्ति हो सकता है जो सरकारी विभाग से नए नियमों के विषय में सूचना चाहता हो। संप्रेषण के दिशा के आधार पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता अपना स्थान बदल सकते हैं। संकेतन, एन्कोडिंग, ये पद संप्रेषण के ऊपर दिखाए गए क्रम में नहीं दर्शाया गया है। ये संदेश और चैनल के मध्य आता है। संदेश को डिजिटल रूप में भेजने के लिए इसको एक दूसरी भाग में परिवर्तित करना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनुरूप हो। संदेश के इस रूप परिवर्तन को संकेतन अथवा एन्कोडिंग कहते हैं। संदेश एक सूचना, सुझाव, विचार अथवा दृष्टिकोण है जो प्रेषक भेजना चाहता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर अथवा बाहर के प्रेषक की स्थिति के आधार पर संदेश ऑर्डर, सुझाव, प्रशंसा अथवा चेतावनी के रूप में हो सकता है। परंतु निचले स्तर के कर्मचारी द्वारा भेजा गया संदेश शिकायत अथवा शिकायत को दूर करने की प्रार्थना के रूप में हो सकता है। विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता का संदेश का रूप जानकारी चाहने अथवा किसी बिल के भुगतान करने को याद दिलाने का हो सकता है। खुदरा विक्रेता का संदेश माल के सप्लाई करने अथवा बिक्री पर कमीशन बढ़ाने के आग्रह के रूप में हो सकता है। ग्राहक कंपनी को उत्पाद में खराबी के विषय में संदेश भेज सकता है। ये स्पष्ट है कि यह सभी संदेश व्यापार से संबंधित हैं। चैनल, संप्रेषण चैनल वो मीडियम है जिसके माध्यम से संदेश को अभीष्ट प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उपयुक्त चैनल स्थापित करने के विषय में काफ़ी सावधानी बरती जाती है ताकि संदेश का प्रवाह तीव्र गति से और ठीक रूप में संगठन के अंदर और बाहर हो सके। सूचना के आदान प्रदान के लिए किसी अनुपयुक्त चैनल का उपयोग करने पर आर्थिक हानि सहित खराब परिणाम हो सकते हैं। जटिल संदेशों को भेजने के लिए अधिक प्रभावी संप्रेषण चैनलों का उपयोग किया जाता है ताकि उनकी स्पष्टता बनी रहे। संप्रेषण चैनल कई प्रकार के हो सकते हैं। आमने सामने का संप्रेषण चैनल, पिछलों कुछ वर्षों में व्यावसायिक संगठनों में ये चैनल काफ़ी लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैनेजर अपने कर्मचारियों को एक स्थान पर एकत्र किए बिना उनसे बातचीत कर सकते हैं। इससे बिना मतलब का व्यवधान और समय बचते हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सामान्य बात हो गई है क्योंकि वक्ताओं के चेहरे के हाव भाव और उनके बोलने के ढंग का श्रोताओं पर वांछित प्रभाव होता है। इसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता होने का डर नहीं रहता और आवश्यक होने पर वक्ता और श्रोता एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और किसी बात को स्पष्ट करने का भी आग्रह कर सकते हैं। इसके लिए कई ऐप जैसे स्काइप, व्हाट्सएप आदि उपलब्ध हैं। मोबाइल संप्रेषण चैनल किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह को निजी अथवा अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए स्मार्टफोन द्वारा मोबाइल संप्रेषण चैनल को वरीयता दी जाती है। आमने सामने के चैनल के विपरीत मोबाइल संप्रेषण चैनल कम खर्चीला है और इससे समय की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण चैनल, इसमें ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट और सोशल मीडिया हैं। ये चैनल का उपयोग दो व्यक्तियों के मध्य अथवा एक व्यक्ति और समूह के मध्य अथवा सामूहिक संप्रेषण के लिए किया जा सकता है। एक ब्रॉडकास्ट मीडिया संप्रेषण, इस चैनल में टीवी और रेडियो आते हैं। इन चैनलों का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान विज्ञापन के लिए और अपने उत्पादों के प्रचार के लिए करते हैं।
वैश्विक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस चैनल का उपयोग विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रतिष्ठानों को संबोधित करने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई संदेश सामूहिक श्रोताओं के लिए हो तो यह चैनल सर्वाधिक उपयुक्त है। लिखित रूप में संप्रेषण भेजने की विधि। व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस चैनल का उपयोग अपनी नीतियों को घोषित करने अथवा ज्ञापन पत्र, नियमावली, नोटिस इत्यादि भेजने के लिए करते हैं। कभी कभी उत्पादों के विज्ञापन के लिए भी लिखित संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। प्राप्तकर्ता उत्तर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल का उपयोग कर सकते हैं अथवा वे भी लिखित संप्रेषण भेज सकते हैं। प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए व्यावसायिक संप्रेषण का अभिलक्षित लक्ष्य होता है। चैनल से संदेश बाहर आने के पश्चात ये प्राप्तकर्ता की तरफ प्राप्त होता है। वास्तव में मीडिया से संदेश बाहर आने के पश्चात 3 क्रियाएं संपन्न होती है। उसी के पश्चात प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। 1 संदेश की प्राप्ति, 2 संदेश का विसंकेतन, 3 संदेश को समझना। 2 संदेश की प्राप्ति। व्यावसायिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश की प्राप्ति एक प्रमुख अवयव है क्योंकि यह तभी वांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जब ये ठीक रूप में प्राप्त हो। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने नवीन उत्पाद का विज्ञापन भेजता है तो उसका वांछित प्रभाव तभी होगा जबकि श्रोताओं को वो ठीक रूप में प्राप्त हो। शोध द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि किसी संदेश का प्रभाव उसके प्रारूप, श्रोता अर्थात प्राप्तकर्ता, स्रोत, परिस्थिति और चैनल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह निश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता किसी संदेश द्वारा कितना प्रभावित होता है। 3 संदेश का विसंकेतन। विसंकेतन प्रक्रिया संकेतन की ठीक विपरीत है, अर्थात एन्कोड संदेश को पुनः पढ़ने तथा समझने योग्य संदेश में परिवर्तित किया जाता है। संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है यदि विसंकेतन संकेतन के ठीक अनुरूप हो। उदाहरण के रूप में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उत्पाद का दृश्य विज्ञापन टीवी चैनल को देता है। विज्ञापन में कुछ ऐसे भाव हैं जो दर्शकों पर विशिष्ट प्रभाव छोड़ने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। विज्ञापन तभी सफल होगा जबकि दर्शक उन भावों, विसंकेतन द्वारा पुनर्निर्मित, को उसी रूप में देख पाए जिस रूप में उन्हें किया गया था। कभी कभी दर्शक उन भावों को उनसे भिन्न रूप में देखता है जिसमें विज्ञापनदाता ने दिया था। इसको विकृति कहते हैं और तभी होता है जब विसंकेतन और संकेतन में एक रूपता नहीं होती है। 4 संदेश को समझना। संदेश प्राप्त होने और उसका विसंकेतन होने के पश्चात ये प्राप्तकर्ता की समझ में आना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संदेश को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसको भेजने का उद्देश्य रूपता हो, अर्थात ये प्राप्तकर्ता पर वही प्रभाव छोड़े जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए व्यावसायिक संप्रेषण का अभिलक्षित लक्ष्य होता है। चैनल से संदेश बाहर आने के पश्चात ये प्राप्तकर्ता की तरफ प्राप्त होता है। वास्तव में मीडिया से संदेश बाहर आने के पश्चात 3 क्रियाएं संपन्न होती है। उसी के पश्चात प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। संदेश की प्राप्ति। व्यावसायिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश की प्राप्ति एक प्रमुख अवयव है क्योंकि यह तभी वांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जब ये ठीक रूप में प्राप्त हो। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने नवीन उत्पाद का विज्ञापन भेजता है तो उसका वांछित प्रभाव तभी होगा जबकि श्रोताओं को वो ठीक रूप में प्राप्त हो। शोध द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि किसी संदेश का प्रभाव उसके प्रारूप, श्रोता अर्थात प्राप्तकर्ता, स्रोत, परिस्थिति और चैनल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह निश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता किसी संदेश द्वारा कितना प्रभावित होता है। संदेश का विसंकेतन। विसंकेतन प्रक्रिया संकेतन की ठीक विपरीत है, अर्थात एन्कोड संदेश को पुनः पढ़ने तथा समझने योग्य संदेश में परिवर्तित किया जाता है। संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है यदि विसंकेतन संकेतन के ठीक अनुरूप हो। उदाहरण के रूप में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उत्पाद का दृश्य विज्ञापन टीवी चैनल को देता है। विज्ञापन में कुछ ऐसे भाव हैं जो दर्शकों पर विशिष्ट प्रभाव छोड़ने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। विज्ञापन तभी सफल होगा जबकि दर्शक उन भावों, विसंकेतन द्वारा पुनर्निर्मित, को उसी रूप में देख पाए जिस रूप में उन्हें किया गया था।
कभी कभी दर्शक उन भावों को उनसे भिन्न रूप में देखता है जिसमें विज्ञापनदाता ने दिया था। इसको विकृति कहते हैं और तभी होता है जब विसंकेतन और संकेतन में एक रूपता नहीं होती है। संदेश को समझना, संदेश प्राप्त होने और उसका विसंकेतन होने के पश्चात ये प्राप्तकर्ता की समझ में आना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संदेश को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसको भेजने का उद्देश्य रूपता हो, अर्थात ये प्राप्तकर्ता पर वही प्रभाव छोड़े जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्राप्तकर्ता की स्थिति प्रेषक की स्थिति और संदेश की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः प्राप्तकर्ता संगठन में मैनेजर अथवा ग्रुप लीडर अथवा अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है। संगठन के बाहर प्राप्तकर्ता पूर्तिकर्ता अथवा विक्रेता अथवा खुदरा व्यापारी अथवा सरकारी विभाग में कर्मचारी हो सकता है। फीडबैक, प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त होने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया भेजता है। प्रेषक द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में प्रतिक्रिया का विश्लेषण फीडबैक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप प्रबंधन, प्रेषक, विपणन अधिकारी प्राप्तकर्ता को अपने नए उत्पाद की बाजार में बिक्री के विषय में जानकारी के लिए संदेश भेजता है। विपणन अधिकारी अपने उत्पाद की बिक्री और अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की बिक्री का आंकड़ा एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करता है और इस विषय में कुछ सुझाव, जैसे मूल्य घटाने अथवा कोई ऑफर जैसे एक का मूल्य देने पर दो प्राप्त करना आदि देता है। इस रिपोर्ट को वो प्रबंधन को भेजता है। प्रतिक्रिया, रिपोर्ट का विश्लेषण कर कुछ सुझावों को आगे की कार्यवाही करने के लिए उचित पाया जाता है। अतः फीडबैक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया का विश्लेषण है। व्यावसायिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यापार की उन्नति उपयोगी फीडबैक पर निर्भर करती है। प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश के फलस्वरूप प्रारंभ हुई घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम परिणाम फीडबैक है। व्यावसायिक संप्रेषण में सन्निहित सभी पदों को जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। चित्र 1.2 संदेश भेजने और प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। 1.5 संप्रेषण में अवरोध। संप्रेषण की प्रक्रिया में ऐसा कोई भी कारण जो संप्रेषण के रूप को बिगाड़ दे अथवा उसको पनहुचने से रोक दे, अवरोध कहलाता है। इसके कारण विचारों, सूचना और सुझावों के प्रभावी आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। अवरोधों को ठीक प्रकार से समझने के लिए उनको मुख्य रूप से 3 वर्गों में वैयक्तिक अवरोध, पर्यावरणीय अवरोध और यांत्रिक अवरोध में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक को उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। 1.5.1 वैयक्तिक अवरोध। सप्लाई में व्यवधान। वैयक्तिक अवरोध 2 प्रकार के हैं, अंतः वैयक्तिक अवरोध और अंतर वैयक्तिक अवरोध। आइए इनका विस्तृत अध्ययन करें। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण अवरोध। किसी व्यक्ति की अपनी कमियों के कारण उत्पन्न अवरोध अंतः वैयक्तिक अवरोध कहलाते हैं। अंतः वैयक्तिक अवरोध निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। 1. शारीरिक अवरोध। यह व्यक्ति को किसी शारीरिक कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ शारीरिक अवरोध के उदाहरण हैं हकलाना, कम सुनना, अनाकर्षक व्यक्तित्व आदि। 2. सांस्कृतिक अवरोध। संस्कृति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न कहावतें होती हैं जो भिन्न मूल्य, रिवाज और परंपराएं दर्शाते हैं। किसी भाषा में मुहावरों और कहावतों का एक विशिष्ट संदर्भ में विशिष्ट अर्थ होता है जो दूसरी भाषा में अटपटा लग सकता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी अमेरिका में प्रचलित कहावत है अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति तैयार और स्फूर्त है उसी को प्रतिफल मिलता है। अब आप अंदाजा लगाइए यदि हम इसका अनुवाद हिंदी में करें तो वो कितना बेतुका लगेगा। अतः विचारों का आदान प्रदान करते समय व्यक्ति को दूसरी संस्कृति की संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि संप्रेषण सुचारू रूप से हो सके। 3. वैयक्तिक सोच के कारण अवरोध। इस प्रकार के अवरोध व्यक्ति की स्वयं की सोच के कारण उत्पन्न होते हैं।
कुछ व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण एक विशेष प्रकार की सोच बना लेते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी, अपने आप में ही सिमटे रहना हो जाते हैं, जबकि कुछ अत्यधिक मिलनसार। इस प्रकार की दो श्रेणियों के व्यक्तियों के संप्रेषण करने के तरीके पूर्णतः भिन्न होते हैं। कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक अहंकार होता है और वे कई व्यक्तियों की उपस्थिति में बात करते समय सहजता अनुभव नहीं करते हैं। 4. भावात्मक अवरोध। इस प्रकार के अवरोध विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति के अपने भावावेश के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय सोचने के स्थान पर रोने लगते हैं। 5. अनुभूतिजनक अवरोध। इस प्रकार के अवरोध व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों को एक विशिष्ट प्रकार के दृष्टिकोण से अनुभव करने के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक से आने वाले व्यक्ति एक स्थिति को विभिन्न प्रकार से अनुभव करते हैं। अंतर्वैयक्तिक अवरोध। अंतर्वैयक्तिक अवरोध व्यक्ति के बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। यह अवरोध संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य विभिन्न कारणों से होते हैं। कभी तो इन अवरोधों को दूर किया जा सकता है और कभी यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होते हैं। पूर्वाग्रह, भ्रांति, अभिरुचि की कमी, गलत तथ्य, क्रोध, एक निश्चित परिणाम के लिए धुन आदि। कुछ प्रमुख अंतर्वैयक्तिक अवरोधों का वर्णन नीचे किया गया है। एक सांस्कृतिक अवरोध। संस्कृति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न कहावतें होती हैं जो भिन्न मूल्य, रिवाज और परंपराएं दर्शाते हैं। किसी भाषा में मुहावरों और कहावतों का एक विशिष्ट संदर्भ में विशिष्ट अर्थ होता है जो दूसरी भाषा में अटपटा लग सकता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी अमेरिका में प्रचलित कहावत है, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति तैयार और स्फूर्त है उसी को प्रतिफल मिलता है। अब आप अंदाजा लगाइए यदि हम इसका अनुवाद हिंदी में करें तो वह कितना बेतुका लगेगा। अतः विचारों का आदान प्रदान करते समय व्यक्ति को दूसरी संस्कृति की संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि संप्रेषण सुचारू रूप से हो सके। जब दो भाषीय अवरोध। ये संप्रेषण में सर्वाधिक सामान्य अवरोध है। प्रत्येक भाषा के 3 नियम होते हैं: वाक्य रचना, वाक्य में शब्दों का क्रम, अर्थ संबंधी, शब्दों का अर्थ, और प्रासंगिक, प्रसंग और सामाजिक प्रथा के अनुसार शब्दों का अर्थ। यह नियम विभिन्न भाषाओं के लिए भिन्न हैं। व्यक्ति अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं करता है तब भ्रम की काफ़ी संभावना होती है। कभी कभी श्रोता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए वक्ता, प्रेषक कुछ कठिन अथवा सामान्य रूप से प्रयुक्त न होने वाले शब्दों अथवा किसी खास बोली के शब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता संदेश का ठीक अर्थ नहीं लगा पाता है। किसी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने से संप्रेषण बेकार हो जाता है। एक ही संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षेत्रों से हो सकते हैं जिनका भाषा ज्ञान का स्तर भिन्न हो सकता है, जिसके कारण प्रभावी संप्रेषण पर प्रभाव पड़ता है। 3 नैतिक अवरोध। नैतिक अवरोधों का संबंध उन परिस्थितियों से है जब व्यक्ति की नैतिकता और उसके प्रोफेशनल कर्तव्य के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के रूप में किसी खुदरा शोरूम का बिक्रीकर्ता पर यह दबाव है कि वह दोषपूर्ण उत्पादों को भी बेचने का प्रयत्न करें क्योंकि उसको तनख्वाह बिक्री से होने वाले लाभ से मिलती है। इस प्रकार की परिस्थिति में बिक्रीकर्ता ग्राहकों को सामान बेचने का प्रयत्न करता है। आवश्यक होने पर वह उत्पाद के गुणों की झूठी प्रशंसा करता है। इस प्रकार उसकी नैतिकता और उसके व्यावसायिक कर्तव्य के मध्य सीधे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 4 पदक्रम अथवा ओहदा जनित अवरोध। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुछ व्यक्तियों में अहंकार होता है और अपने से कनिष्ठ पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति से बात करते समय वो सहजता अनुभव नहीं करते हैं। दूसरी ओर निचले स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने बॉस से बात करने में झिझकता है। इस प्रकार का अवरोध सामंतवादी समाज में सामान्य है। 1.5.2 पर्यावरणीय अवरोध।
संगठन के बाहरी कारणों से उत्पन्न अवरोध पर्यावरणीय आधारित संप्रेषण अवरोध कहलाते हैं। इनमें से कुछ कारकों पर संगठन का नियंत्रण होता है, परंतु कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन पर संगठन का नियंत्रण नहीं होता है। इन अवरोधों को कई उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक अवरोध। संप्रेषण में भौतिक अवरोध पर्यावरणीय और प्राकृतिक स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे शोर, तकनीकी समस्याएं, त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण आवाज का गूंजना आदि। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई नेता रैली में बोलता है तो आसपास के ट्रैफिक और भीड़ के शोर के कारण उसकी आवाज सुनने में बाधा आती है। टेलीफोन लाइन और मोबाइल कनेक्शन में शोर हो सकता है, जिसके कारण प्राप्तकर्ता संदेश ठीक प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, अथवा वह तकनीकी समस्या अथवा प्राकृतिक व्यवधान के कारण बहुत धीमा होता है, जिसके कारण उपभोक्ता ईमेल सुविधा और वीडियो चैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भौतिक अवरोध के अन्य कारण कंप्यूटर वायरस, प्रेषक के चिन्हित न होने के कारण ईमेल का स्पैम बॉक्स में पहुंचना आदि हैं। इनको निम्नलिखित उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शोर। आसपास का अनुपयुक्त वातावरण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई नेता रैली में बोल रहा है तो आसपास के ट्रैफिक के कारण यहाँ तक कि भीड़ के शोरगुल के कारण उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। कमरों के गलत डिजाइन अथवा बैठने के गलत प्रबंध अथवा पुराने फर्नीचर की कड़कड़ की आवाज के कारण भी व्यवधान हो सकता। इन कारणों से प्रेषक का भेजा गया संदेश अस्पष्ट होगा और यही अस्पष्ट संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा। तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याएं संप्रेषण भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले खराब उपकरणों के कारण उत्पन्न होती है। टेलीफोन लाइन और मोबाइल कनेक्शन में शोर हो सकता है, जिसके कारण प्राप्तकर्ता संदेश ठीक प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, अथवा वह तकनीकी समस्या अथवा प्राकृतिक व्यवधान के कारण बहुत धीमा होता है, जिसके कारण उपभोक्ता ईमेल सुविधा और वीडियो चैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भौतिक अवरोध के अन्य कारण कंप्यूटर वायरस, प्रेषक के चिन्हित न होने के कारण ईमेल का स्पैम बॉक्स में पहुंचना आदि हैं। क्रोमेटिक अवरोध। समय से संबंधित अवरोध जैसे संदेश का देर से पहुंचना क्रोमेटिक अवरोध कहलाता है। इन अवरोधों का कारण प्रेषक और प्राप्तकर्ता में लंबी दूरी, उनके भिन्न समय जोन आदि हैं। उदाहरण के रूप में, किसी बहुदेशीय कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत में है और उसको किसी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी के संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कार्यालय से लेनी है, तो विभिन्न समय जोन के कारण हो सकता है उसे वो सूचना तुरंत न मिले। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मीटिंग की तिथि काफी पहले तय करनी पड़ती है। संगठनीय अवरोध। किसी संगठन में कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण के प्रवाह में आने वाली कठिनाइयां संगठनीय अवरोध कहलाते हैं। इसके कारण उनकी कार्यकुशलता पर असर पड़ता है और संगठन को वित्तीय हानि होती है। संगठनीय अवरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। निम्न स्तर की संप्रेषण सुविधाएं। इसमें टेलीफोन, इंटरनेट, वाईफाई, फैक्स, कंप्यूटर, स्टेशनरी आदि सम्मिलित हैं। इन सुविधाओं का समय समय पर आधुनिकीकरण न करने पर कर्मचारी प्रभावी संप्रेषण करने में अपने आप को असहाय पाते हैं। 2. जटिल प्रशासनिक संरचना। कभी कभी कर्मचारियों को बाह्य एजेंसियों से सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है। इसके स्थान पर तैयार किया मसौदा एक जटिल प्रशासनिक श्रृंखला के माध्यम से पहले उच्च अधिकारियों को भेजना पड़ता है और फिर यह वापस उसी श्रृंखला से नीचे की ओर उसी कर्मचारी के पास पहुंचता है जो उसके पश्चात उसे भेजता है। ये जटिल प्रक्रिया संगठनीय अवरोध है, जिसके कारण कंपनी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता। भारत के अनेक सरकारी संगठनों में अभी भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसके कारण उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जटिल नियम। ये भी इसके पहले के बिंदु से संबंधित है। कुछ संगठनों में कर्मचारियों को कहा जाता है कि वे पूर्व निश्चित संप्रेषण प्रणाली का ही उपयोग संप्रेषण के लिए करें। आपस में वे सूचना का आदान प्रदान करने के लिए उनसे निश्चित मीडिया का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, संगठन में सूचना के मुक्त प्रवाह पर पाबंदी होती है, जिसके कारण संप्रेषण में विलंब होता है।
अकुशल डिलीवरी नेटवर्क बड़े संगठनों में बाहरी डाक और अन्य सामग्री पावती विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है जो बाद में संबंधित विभागों को वितरित की जाती है। ये डिलीवरी नेटवर्क चुस्त दुरुस्त न होने की स्थिति में दस्तावेज संबंधित विभागों को देने में गलती हो सकती है जिसके कारण उसका उत्तर देने में विलंब हो सकता है। 1.5.3 यांत्रिक अवरोध संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी और उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण यांत्रिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। यांत्रिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन, पेजर इत्यादि में लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है जिसके न होने पर उनमें शोर होता है और संप्रेषण में रुकावट पड़ती है। व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, ध्वनि विस्तारक, सिग्नलिंग उपकरण, बैली और विशेष प्रकार की आवश्यकता के लिए टेलीफोन आवर्धक, मैग्नीफायर, टेक्स्ट, टेलीफोन और टीडीडी, बहरों के लिए टेलीफोन यंत्र आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं और इनमें से किसी में भी खराबी आना यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त विद्युत सप्लाई में बाधा और इंटरनेट में व्यवधान भी संप्रेषण में यांत्रिक अवरोध हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अवरोधों को भी यांत्रिक अवरोधों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। संचरण व्यवधान संप्रेषण जैसे ईमेल, फैक्स संदेश, मोबाइल, सिटीजन बैंड रेडियो, वीएचएफ रेडियो और सैटेलाइट संप्रेषणों का संचरण डिजिटल रूप में होता है। कुछ कारणों से संचारण में व्यवधान होने पर संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। पुराने उपकरण जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संप्रेषण में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का निरंतर रखरखाव जरूरी है और आवश्यक होने पर पुराने उपकरणों का बदला जाना आवश्यक होता है। कभी कभी धन की कमी के कारण इनको बदलना संभव नहीं हो पाता जिसके कारण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। बिजली सप्लाई में बाधा सभी आधुनिक संप्रेषण प्रणाली बिजली पर आधारित हैं। अतः बिजली की लगातार सप्लाई और स्थिर वोल्टेज संप्रेषण के लिए आवश्यक हैं। विकसित देशों में बिजली की सप्लाई में बाधा साधारणतः नहीं होती है, परंतु अविकसित देशों में विशेष रूप से दूर दराज के स्थानों में बिजली की सप्लाई में बाधा पड़ती है जिसके कारण संप्रेषण में व्यवधान होता है। 1.6 संप्रेषण अवरोध किस प्रकार दूर किए जाएं? इससे पहले के खंड में विविध प्रकार के संप्रेषण अवरोधों का विवरण दिया गया था। इन अवरोधों का वर्णन करते समय प्रत्येक अवरोध कारण भी बताया गया था। अतः यदि हम सावधानीपूर्वक इन कारणों से बचें तो इन अवरोधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस खंड में हम संक्षेप में ये बताएंगे कि इन संप्रेषण अवरोधों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवरोधों पर नियंत्रण, व्यग्रता और डर, फोबिया पर नियंत्रण के लिए आवश्यक होने पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से सलाह लें। लगातार अभ्यास, उपयुक्त मार्गदर्शन और उपयुक्त उपकरणों के इस्तेमाल से शारीरिक कमियों जैसे हकलाना, कम सुनना आदि पर विजय पाई जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों से जिनसे आपको परेशानी होती है, कुछ समय दूर रहकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। सामान्य मानसिक स्थिति होने पर आप पुनः संप्रेषण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कभी भी कमी को सहना पड़ता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति पर जिससे आप संप्रेषण कर रहे हैं आपका नियंत्रण नहीं है। अंतर्वैयक्तिक अवरोधों पर नियंत्रण जैसा कि पहले बताया गया था, अंतर्वैयक्तिक अवरोधों में सांस्कृतिक अवरोध, भाषीय अवरोध, नैतिक अवरोध और ओहदा जनित अवरोध सम्मिलित हैं। इन अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। करना सहज भाषा का प्रयोग, सहज भाषा और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही संदेश के शब्द विनम्र होने चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। संदेश संक्षिप्त और केवल उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। संदेश की सुसंगतता संदेश संगठन के उद्देश्यों, रणनीतियों, कार्यक्रमों और तकनीक के सुसंगत होना चाहिए। एक धैर्यवान श्रोता होना का प्रयत्न कीजिए। मौखिक रूप से संप्रेषण करते समय प्रेषक और प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षित है कि वे धैर्यवान श्रोता की तरह व्यवहार करें। उनको एक दूसरे के प्रति धैर्य और सकारात्मक सोच प्रदर्शित करनी चाहिए।
घ अंतर सांस्कृतिक कार्यशाला करना बड़े संगठनों में जहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति कार्य करते हैं, अंतर सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन करना अच्छा रहता है जहां पर व्यक्तियों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। च संप्रेषण के पहले विचार विमर्श अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण से पहले ऐसे व्यक्तियों से विचार विमर्श करना अच्छा रहता है जिनको प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि के विषय में ज्ञात हो। छ सरल पदक्रम की स्थापना पश्चिमी देशों में ओहदा जनित अवरोध देखने में नहीं आते, अतः भारत में कार्य कर रहे संगठन में ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो इस प्रकार की संस्कृति अपनाएं जिसमें विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों में आपस में संप्रेषण करते समय इस प्रकार का अवरोध न हो। पर्यावरणीय संगठनात्मक और भौतिक अवरोधों पर विजय का आधुनिक उपकरणों का उपयोग संगठन में आधुनिक उपकरणों के उपयोग से पर्यावरणीय और भौतिक अवरोध कम किए जा सकते हैं। इसके साथ इन उपकरणों का सतत रूप से रख रखाव और आधुनिकीकरण होना चाहिए। कमरों का डिज़ाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि वे गूंजन इको मुक्त हो और जहां तक संभव हो अन्य ढांचागत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, ऑडियो वीडियो उपकरण आदि भी आधुनिक होने चाहिए। ख ग प्रभावी आंतरिक डिलीवरी तंत्र किसी भी संगठन में प्रभावी आंतरिक डिलीवरी तंत्र होना आवश्यक है ताकि प्राप्ति सेक्शन में प्राप्त लिखित संदेशों को संबंधित व्यक्तियों तक तीव्र और सही तरीके से पहुंचाया जा सके। तकनीकी समस्याओं पर विजय सरकारी और म्यूनिसिपल प्रशासन से अच्छा तालमेल बैठाकर तकनीकी